कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 3 जो कि है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। और ये प्रिंसिपल्स ही आपको पूरे अकाउंट्स में हेल्प करेंगे कि किस बेसिस पे आपको अकाउंटिंग करनी है, क्या क्या अजम्पशंस लेनी है, क्या वो रूल्स होने वाले हैं जो आप अकाउंटिंग में फॉलो करने वाले हैं। तो एक ओवरव्यू ले लेते हैं इस चैप्टर का, इसमें आप क्या क्या रीड करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मीनिंग की, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के मतलब के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स की, फीचर्स की, ठीक है, एंड क्या जरूरत है, क्या नीड है हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की। एंड लास्ट में हम बात करने वाले हैं काइंड्स की। काइंड मतलब दो टाइप्स की अगर हम बात करते हैं तो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ को बोलते हैं हम कंसेप्ट या फिर अजम्पशन, और कुछ होती है हमारी कन्वेंशन। अगर मैं कंसेप्ट और अजम्पशंस की बात करता हूं तो ओवरऑल 11 हमारे पास अजम्पशन है, जिसमें से 3 है हमारी एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 और अदर हो जाती है हमारी 8। तो हम सारी की सारी करने वाले हैं। एंड कन्वेंशन की बात करते हैं तो हमारी 3 कन्वेंशन है, यानी अगर मैं बोलूं तो 14 डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज प्लस सेट गाइडलाइंस के बारे में आप पढ़ने वाले हैं। पहले बात कर लेते हैं इसके मीनिंग की, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते क्या है। देखो अगर अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स अगर हम बात करें, जो हम अकाउंटिंग स्टेटमेंट बनाएंगे, ये क्या डिस्क्लोज करती है, प्रॉफिटेबिलिटी एंड सोल्वेंसी ऑफ द बिजनेस। बैलेंस शीट से हमें सोल्वेंसी के बारे में पता चलता है कि हमारा बिजनेस सोल्वेंट है या नहीं है, ठीक है। एंड आज का जो हमारा बिजनेस है ना, खाली हमारे लिए नहीं, यानी एज ओनर या एज ए प्रोप्राइटर उनकी जरूरतें पूरी नहीं कर रहा, प्लस कुछ हमारी इंटरेस्टेड पार्टीज भी होती है, जिससे हम इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होती है। तो कह रहा है कि अकाउंटिंग स्टेटमेंट डिस्क्लोज प्रॉफिटेबिलिटी एंड सोल्वेंसी ऑफ द बिजनेस, ठीक है, विच आर नीडेड बाय वेरियस पार्टीज, लाइक हमारे खुद की बात कर लेते हैं, प्रोप्राइटर की, क्रेडिटर्स की, इन्वेस्टर्स की, गवर्नमेंट की, बैंक्स की, एक्सेट्रा। सो अब जरूरी क्यों है अकाउंटिंग प्रिंसिपल? सो इट इज नेसेसरी दैट सच स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड। ये जो स्टेटमेंट है, अकाउंटिंग स्टेटमेंट, ये प्रिपेयर हो किसी स्टैंडर्ड लैंग्वेज पे, स्टैंडर्ड रूल्स पे। ऑब्वियसली सब अलग अलग बनाएंगे तो मजा ही नहीं आएगा ना, कैसे रीडेबल बना पाएंगे, अंडरस्टैंडेबल बना पाएंगे। तो उन रूल्स को ही हम बोलते हैं गैप, जिसे हम बोलते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। एक बात समझ में? हाँ जी। तो अब बात करते हैं हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, क्या मैं बोल सकता हूं फीचर्स हो सकते हैं हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं उसमें, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स। किसकी बात कर रहे हैं हम? यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स की बात करेंगे। कह रहे हैं यार जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है ना, ये यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स और गाइडलाइंस है, क्यों डेवलप की गई है? ताकि यूनिफॉर्मिटी इंश्योर की जा सके, टू इंश्योर द यूनिफॉर्मिटी एंड इजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ताकि जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसकी अंडरस्टैंडिंग इजी हो सके। आई बात समझ में? सो हमने इनको बोला यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स। सेकंड हम बात करते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड। देखो यार मैं आपको एक बात बताता हूं, रूल्स बनाने वाले कौन है? आप और मेरे जैसे लोग ही तो हैं। तो ये मैन मेड है, आई बात समझ में? इन्हें हमने बनाया, हमारे एक्सपीरियंस से बनाया, कुछ तर्क और वितर्क यानी रीजंस के थ्रू बने हैं। ये कोई लेबोरेटरी टेस्टेड नहीं है, जैसे साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे हम बात करते हैं फिजिक्स में प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड ऑल। ये क्या है? ये हर जगह ऑल ओवर वर्ल्ड में सेम है। बट अगर हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की बात करें तो यहां पे हम बात करते हैं इनकी यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस या यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी नहीं है, जैसे कि जो कि प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस या फिजिक्स की मैं बात करता हूं या केमिस्ट्री की बात करता हूं, उनकी होती हैं, ठीक है। तो कह रहा है दीज प्रिंसिपल्स आर मैन मेड एंड डिराइव्ड फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस एंड रीजंस ऑफ ह्यूमंस। हमारी तो बनाई गई हैं, दे आर नॉट लेबोरेटरी टेस्टेड, ये लेबोरेटरी टेस्टेड नहीं है, हैंस लैक करती हैं ये यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी पे, ठीक है, जस्ट लाइक प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स एक्सेट्रा। हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, कह रहा है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फ्लेक्सिबल है। ऑब्वियसली फ्लेक्सिबल है, रिजिड नहीं है, इसका मतलब ये चेंज हो सकती है एज पर द चेंजिंग रिक्वायरमेंट या चेंजिंग नीड्स ऑफ द बिजनेस। गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी चेंज होती हैं, टाइम के साथ साथ जो रिक्वायरमेंट्स आती हैं उसके अकॉर्डिंग हम अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को चेंज कर सकते हैं। These principles are not rigid but flexible. They are bound to change with the time in response to change in business requirements हो सकता है, government policies हो सकता है, etc. And last हम बात करते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली एक्सेप्टेड। हमने तो ऑलरेडी बोला ही है ना, गैप नाम ही इनका जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। पर ये जनरली एक्सेप्टेड कब होंगे? जब ये 3 क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे। वो 3 क्राइटेरिया क्या है? फर्स्ट इज रेलिवेंस, सेकंड ऑब्जेक्टिविटी एंड थर्ड फिजिबिलिटी। रेलिवेंस मतलब यार जो प्रिंसिपल्स हैं वो यूजर के लिए रेलिवेंट भी तो होने चाहिए। प्रिंसिपल इज रेलिवेंट
इट रिजल्ट्स इनटू इंफॉर्मेशन दैट इज यूजफुल फॉर द यूजर। जो इंफॉर्मेशन हमें उससे मिल रही है वो यूजर के लिए यूजफुल भी है। सेकंड हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी मतलब जो ये इंफॉर्मेशन फर्निश कर रहा है उसकी पर्सनल बायसनेस ना हो उसमें, मतलब कुछ पर्सनल एजेंडाज ना लेके बैठा हो फर्निश करते टाइम इंफॉर्मेशन। कह रहा है प्रिंसिपल इज ऑब्जेक्टिव, इट इज फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस ऑफ द पर्सन हु इज फर्निशिंग द इंफॉर्मेशन। एंड लास्ट बात करते हैं फिजिबिलिटी की, कि वो कितने फिजिबल हैं। कह रहा है ये फिजिबल तब होंगे जब कुछ अनड्यू कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी उनके अंदर या एक्स्ट्रा कॉस्ट का बर्डन नहीं आएगा। प्रिंसिपल इज फिजिबल इफ इट डज नॉट इन्वॉल्व अनड्यू कॉस्ट या कॉम्प्लेक्सिटी। एक बात समझ में? हम बात करने वाले हैं काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की। ठीक है, मैंने आपको इनिशियली बता दिया था कि हमारे कुछ कंसेप्ट्स जिसे हम अजम्पशंस भी बोलते हैं और कुछ कन्वेंशंस हैं। वो कुछ कितने हैं? कंसेप्ट्स हमारे 11 हैं और कन्वेंशन हमारे 3 हैं। टोटल 14 प्रिंसिपल्स बोल दूं मैं एक तरीके से। 14 प्रिंसिपल्स हमें पढ़ने हैं जिनको हमें याद करना है, उनका यूज केस देखना है। जिसमें अगर मैं 14 में से 11 कंसेप्ट्स की बात करता हूं तो उसमें से 3 जो है ना ये हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 से आए हैं और बाकी जो 8 हैं वो अदर्स हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड 1, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 जो हमारे पास है वो ये 3 है। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट एंड एक्रूअल कंसेप्ट। ये 3 को हम ज्यादा तवज्जो देने वाले हैं, इंपॉर्टेंस देने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं है कि ये जो 8 है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो हम इनको भी पढ़ के चलेंगे। तो ये 8 कौन कौन से हैं? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, इस पे हमने एक इंस्टा पे अपनी वीडियो भी बनाई है शाहरुख खान सर वाली, तो आप उसको प्लीज रेफर कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे इसलिए इंस्टा वीडियो भी लिख देता हूं और यूट्यूब पे भी वो शॉर्ट्स की फॉर्म में अवेलेबल है। ठीक है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट एंड ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। अगर हम अदर की बात करते हैं तो ये 8 हमारे अदर अजम्पशंस या कंसेप्ट्स हैं। 1 on 1 स्टार्ट करते हैं। पहले तीनों की बात करते हैं जो हम पढ़ने वाले हैं अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। जिसमें सबसे पहला आता है हमारा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न बेटा नाम में यह चलता रहेगा, चलता ही रहेगा। और हम बात किसकी कर रहे हैं? अपने बिजनेसेस की कर रहे हैं। तो इसका मतलब है जो हमारा बिजनेस है जो हमने स्टार्ट किया था उसका मोटिव ये कभी नहीं होगा कि हम 2 साल या 3 साल या 5 साल अपना बिजनेस करके उसको बंद कर देंगे। बिजनेस विल बी अज्यूम टू रन फॉर ए कंटिन्यूअस लॉन्ग प्रोसेस, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, कह रहे एज दिस कंसेप्ट इज अज्यूम दैट बिजनेस विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड इन द फ्यूचर। फ्यूचर में लंबे पीरियड के लिए चलता रहेगा। ठीक है, इसी कंसेप्ट की वजह से, क्योंकि हमने तो यही अज्यूम किया है ना कि बिजनेस हमेशा ही चलता रहेगा, तो इसी कंसेप्ट की वजह से जो हम अपने फिक्स्ड एसेट को रिकॉर्ड करते हैं वो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे करते हैं और डेप्रीशिएशन चार्ज करते हैं उन एसेट्स पे। अगर ऐसा नहीं होता तो टोटल एसेट को हम सिंपल अपना पीएनएल में डालते, एक्सपेंस मानते और अपने प्रॉफिट से डिडक्ट कर देते। तो ऐसा नहीं है, तभी हम अपने एसेट्स को बैलेंस शीट में दिखाते हैं और उस पे ओवर द इयर्स डेप्रीशिएशन चार्ज करते रहते हैं। आई बात समझ में? तो ये है हमारा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। बात करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की जो है कंसिस्टेंसी। नाम में है फिर से कंसिस्टेंसी, तो टू बी कंसिस्टेंट। कैसे? जैसे मैं आपको बार बार बोलता हूं ना कि आपको हमेशा कंसिस्टेंट रहना है हमारे साथ। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस इन अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में कंसिस्टेंसी के अलावा और कुछ भी नहीं है। कोई बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है। कंसिस्टेंट रहोगे तो। वैसे ही कंसिस्टेंसी कंसेप्ट हम बिजनेस में भी लगाते हैं। कह रहे यार जो भी आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और मेथड आपने 1 साल अप्लाई कर दिए हैं अपने बिजनेस पे, उस पे ही कंसिस्टेंट रहो। ओवर द इयर्स, 1 on 1 ईयर्स आप उसी को कैरी फॉरवर्ड करते रहो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो जो आपका पीएनएल और जो आपकी नेटवर्थ या वैल्यूएशन है बिजनेस की वो कंपेरेबल नहीं हो पाएगी और मैनेजमेंट उस पर वर्किंग नहीं कर पाएगी, अपने ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को चेक नहीं कर पाएगी। कह रहे दिस कंसेप्ट स्टेट दैट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड शुड रिमेन कंसिस्टेंट फ्रॉम 1 ईयर टू अदर। देयर शुड नॉट बी चेंज, ये चेंज नहीं होने चाहिए इन ऑर्डर टू एनेबल द मैनेजमेंट टू कंपेयर। मैनेजमेंट कंपेयर करेगी किसको? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, बैलेंस शीट को, डिफरेंट पीरियड, एंड इससे ड्रॉ करेगी कंक्लूजन्स अबाउट द वर्किंग एंड ग्रोथ
ऑफ एंटरप्राइज की मेरी वर्किंग प्रॉपर है, मेरी एंटरप्राइज की वर्किंग प्रॉपर है, क्या ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स मेरे फुलफिल हो रहे हैं, जो मेरा एजेंडा है ग्रोथ को लेके क्या वो मैं पूरा कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा। ये कैसे पता चलेगा? कंसिस्टेंसी कंसेप्ट को लगाकर। आई बात समझ में? तो अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 जो थर्ड हमारा कंसेप्ट है वो है एक्रूअल कंसेप्ट। एक्रूअल कंसेप्ट, देखो एक्रूअल कंसेप्ट एक बेसिस ऑफ अकाउंटिंग भी है जिसमें हम अपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। कह रहे एक्रूअल कंसेप्ट इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। मैंने अभी आपको बताया कि हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए एक्रूअल कंसेप्ट को यूज करते हैं। इट प्रोवाइड्स मोर एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन, ये एक अच्छी एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है अबाउट द परफॉर्मेंस, किसकी परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस एज कंपेयर टू कैश बेसिस। तो मैं आपको वही बता रहा था, एक्रूअल एक बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है जिसमें हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, और जो दूसरा बेसिस है वो है कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, यानी कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें हम क्या करते हैं अपनी बिजनेस में सारी ट्रांजैक्शन तब रिकॉर्ड करते हैं जब मुझे या तो कैश रिसीव हो गया या मैंने कैश पे कर दिया, यानी कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, यहां पे एक्रूअल में हम बात करें, कह रहे जो एक्सपेंसेस है ना ये रिकॉर्ड किए जाएंगे उसी अकाउंटिंग पीरियड में जब उन एक्सपेंसेस ने असिस्ट किया होगा मेरे रेवेन्यू को अर्न करने में, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कैश पे हुआ है या नहीं हुआ है। कैश आया गया उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। एक्रूअल कंसेप्ट कहता है सिर्फ तब रिकॉर्ड करो जब आपके पीरियड से वो लिंक कर रही है, आपको उसने असिस्ट किया है रेवेन्यू अर्न करने में। तो ये थे हमारे AS1 के अकॉर्डिंग 3 कंसेप्ट। अब बात करते हैं अदर अकाउंटिंग कंसेप्ट में। सबसे पहला बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, मैंने अभी आपको ऊपर बताया, इस पे हमारी एक इंस्टा वीडियो भी है। ठीक है, आप जरूर चेक कर सकते हैं, आपको थोड़ा क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, कि क्या है ये कंसेप्ट। ठीक है, तो कह रहा है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, सिंपल कह रहा है अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट बिजनेस इज ट्रीटेड एज ए यूनिट सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर्स, क्रेडिटर्स एंड मैनेजर्स। जो बिजनेस है ना वो टोटली डिफरेंट है अपने ओनर से, अपने क्रेडिटर से, अपने मैनेजर से, यानी अपनी मैनेजमेंट से। बिजनेस को आप एक सेपरेट एंटिटी मान के चलेंगे। ठीक है, इसके कंप्लीट सेपरेट बुक ऑफ अकाउंट होते हैं। ठीक है, और हमें जो बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है वो पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस यानी फर्म्स की करनी है, ना कि इंडिविजुअल जो कि हमारा प्रोप्राइटर है। प्रोप्राइटर के अकॉर्डिंग हम अपनी अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं, हम बिजनेस के अकॉर्डिंग अपनी अकाउंटिंग करके चल रहे हैं। तो ये हो गया मेरा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करते हैं, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। यार हमने अकाउंट जब स्टार्ट किया था तब भी हमने यही बात करी थी कि हम हर उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे अकाउंटिंग में जिसको हम मनी की टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। तो ये वही कंसेप्ट है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। कह रहा है ओनली दोस ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग व्हिच आर कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी की टर्म्स में हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। कह रहा है एक एग्जांपल लिया हमने, अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड ए क्वेरल बिटवीन प्रोडक्शन मैनेजर एंड सेल्स मैनेजर। सेल्स मैनेजर और प्रोडक्शन मैनेजर में फाइट हुआ, उसको हम कहां रिकॉर्ड करेंगे, क्यों नहीं करेंगे इसको रिकॉर्ड। कह रहा है ये जो फैक्ट्स और हैपनिंग है ना ये मनी की टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं किए जा सकते, इसलिए हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। आई बात समझ में? हाँ जी सर, बात तो बहुत अच्छे से समझ आती है। चलिए बात करते हैं हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट जो है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। यार देखो हमारा बिजनेस जब हमने स्टार्ट किया तो हमने बोला गोइंग कंसर्न के अकॉर्डिंग ये लंबे पीरियड तक चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। तो बेटा अगर हम फर्स्ट डे से जब तक हमारा बिजनेस चल रहा है तब तक की अकाउंटिंग इकट्ठा क्लब करके करते रहेंगे तो हम अपने नेट प्रॉफिट को असर्टेन नहीं कर पाएंगे। और एज अ प्रोप्राइटर या एज अ ओनर ऑफ अ बिजनेस मुझे चाहिए फ्रीक्वेंट इंटरवल्स में मेरा प्रॉफिटेबिलिटी मुझे पता चलती रहे। तो इस वजह से हम अपने टोटल लंबे वाले पीरियड को पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और उस पार्ट्स को ही बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड। कह रहे द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड टू नो द रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस एट फ्रीक्वेंट इंटरवल, thus the entire life of the business is divided into time interval for a measurement of profits। जनरली ये जो पीरियड है ये 12 महीने का लिया जाता है बाय द बिजनेस। एक बात समझ में, इसे बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। बात करते हैं कॉस्ट कंसेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट की। यार सिंपल सी बात है, बात एक ही है। और हिस्टोरिकल इसलिए बोलते हैं कि जब हमने परचेज किया था तो तब उस टाइम की वैल्यू पे उसको रिकॉर्ड करते हैं। कह रहे अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एन एसेट इज ऑर्डिनरीली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट अ प्राइस एट विच इट वॉज एक्वायर्ड। जितने प्राइस पे उसको एक्वायर किया गया था उसी पे उसको रिकॉर्ड करेंगे। कह रहा है इसी कंसेप्ट की वजह से जो हम एसेट्स है ना बुक्स में अपने परचेज प्राइस पे रिकॉर्ड करते हैं। बट ये नोट इंपॉर्टेंट है, परचेज प्राइस में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं। परचेज प्राइस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी लेते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लेते हैं, इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी लेते हैं और हर वो कॉस्ट लेते हैं जिसने हमारे एसेट को रेडी टू यूज में हमने इनकर किया है। रेडी टू यूज बनाना है बेसिकली एसेट को।
आई बात समझ में? हाँ जी सर, पॉइंट भी समझ आ गया। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की, जो है ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट मतलब हमने पहले भी पढ़ा है कि हर ट्रांजैक्शन के मिनिमम 2 इंपैक्ट होते हैं। वही है, कह रहा एवरी ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स एटलीस्ट 2 अकाउंट्स। एक अकाउंट उसमें डेबिट होगा, दूसरा अकाउंट उसमें क्रेडिट होगा, और इस सिस्टम जिसमें हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ट्रांजैक्शन को बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। क्या बोलते हैं? डबल एंट्री सिस्टम। हर ट्रांजैक्शन की 2 एंट्री यानी 2 अकाउंट इंपैक्ट होने वाले हैं। बात समझ आती है? हाँ जी सर, ये बात भी समझ आती है। बात करते हैं रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। कह रहा है रिवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज किया जाए, ये कैसे पता चलेगा? कह रहा है रिवेन्यू इज डीम्ड टू बी रिकॉग्नाइज व्हेन, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, टाइटल और द ओनरशिप ऑफ गुड्स हैज बीन ट्रांसफर्ड। हमने ओनरशिप ट्रांसफर कर दी है परचेजर के पास, और नाउ वो लीगली लायबल है हमें उसके पैसा देने के लिए, लीगली लायबल टू पे द अमाउंट। 2 पॉइंट्स मैंने आपके सामने मेंशन करे हैं। फर्स्ट कह रहा जो एडवांस रिसीव हुआ है हमें अगेंस्ट सेल्स, उसे हम सेल्स कंसीडर नहीं करेंगे, रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बट क्रेडिट सेल्स जो है उसे हम उसी दिन रिकॉर्ड कर देंगे, उसी दिन रिवेन्यू मान लेंगे जब वो हुई है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि अमाउंट रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करते हैं, मैचिंग कंसेप्ट। मैच कराना है बेसिकली यार। कह रहे हैं यार हर एक्सपेंसेस जो आपने इनकर की हैं टू अर्न द रेवेन्यू, उनको मैच करा दो और उसी पीरियड में रिकॉर्ड कर दो। कह रहे अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट इन डिटरमाइनिंग द नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन ऑल कॉस्ट व्हिच आर एप्लीकेबल टू रेवेन्यू ऑफ दैट पीरियड शुड बी चार्ज अगेन दैट रेवेन्यू। रेवेन्यू अर्न करने के लिए जो हमने कॉस्ट इनकर किया, दोनों को मिला तो दोनों का प्यार करा दो, दोनों में हम रिलेशन डेवलप कर देंगे। कॉस्ट ने हमें मदद किया है रेवेन्यू अर्न करने में, तो उसी पीरियड में रिकॉर्ड करेंगे और मैच करा देंगे। आई बात समझ में? तो लास्ट कंसेप्ट जो है वो है ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। आप याद करो हमने बोला था कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली एक्सेप्टेड है ऑन द बेसिस ऑफ 3 क्राइटेरिया। उसमें से एक था ऑब्जेक्टिविटी, हमने बात की थी, वो पर्सनल बायस या पर्सनल जजमेंट से परे होना चाहिए। ठीक है, तो ये वही कंसेप्ट है। कह रहा है दिस कंसेप्ट रिक्वायर्स दैट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड in an objective manner that is free from the personal bias of the management or the accountant who prepares the account। पर्सनल बायस नहीं निकालनी है, पर्सनल रंजिशें नहीं निकालनी है आपको। और ये पॉसिबल कब होगा? जब हर ट्रांजैक्शन सपोर्ट की जाएगी एक वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट या वाउचर के थ्रू, जो कि हो सकते हैं हमारे कैश मेमोज, इनवॉइसेस, सेल्स बिल एक्सेट्रा। आई बात समझ में? यानी अगर आपको ये चेक करना है कि दैट ऑल द ट्रांजैक्शंस आर फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसनेस ऑफ द अकाउंटेंट और द मैनेजमेंट, सो you have to submit the document supported। ठीक है, सपोर्टेड डॉक्यूमेंट लाइक वाउचर्स में हो सकते हैं हमारे सेल्स बिल्स, इनवॉइसेस, कैश मेमोज एक्सेट्रा। आई बात समझ में? सो ये हमारे ओवरऑल 11 अजम्पशंस हैं, 11 कंसेप्ट है। चैप्टर 3 खत्म कर रहे हो ना आज इस क्लास में? हाँ जी, चैप्टर 3 बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आज हमने सिंपली बात करनी है अपने तीनों कन्वेंशंस की और डिफरेंस बिटवीन कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशन। इसके अलावा कुछ बचा ही नहीं है इस चैप्टर में। मजा आने वाला है आपको इस पढ़ाई में। चलिए बात करते हैं हमारे फर्स्ट कन्वेंशन की, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। यार नाम ही तो कह रहा है फुल डिस्क्लोजर, कह रहा है हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर दो बस। हमें उससे मतलब नहीं किस अमाउंट की है, आपको रिकॉर्ड करना है तो करना है। आई बात समझ में? आइए रीड करते हैं। कह रहा है दिस कन्वेंशन रिक्वायर्स दैट ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन, हर ट्रांजैक्शन जो है हमारी रिलेटिंग टू इकोनॉमिक अफेयर जो हम बिजनेस कर रहे हैं, should be completely disclosed. In other words, there should be a sufficient disclosure of information which is of material interest to the user of financial statement, such as जो कि हमारे यूजर्स कौन हो सकते हैं? प्रोप्राइटर्स हो सकते हैं, प्रेजेंट एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, क्रेडिटर्स हो सकते हैं, और कोई भी हो सकता है यार। कह रहा है वेरियस आइटम्स और फैक्ट्स व्हिच डू नॉट फाइंड प्लेस इन अकाउंटिंग स्टेटमेंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उन्हें जगह नहीं मिलेगी तो भी आपको डिस्क्लोज करना है। और वो कहां करना है? बैलेंस शीट के फुट नोट में। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया कंटिंजेंट लायबिलिटी का। कंटिंजेंट लायबिलिटी को हम फुट नोट में दिखाते हैं। कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या होती है पहले मैं आपको ये बता देता हूं। वो लायबिलिटी जो किसी इवेंट के होने या ना होने पे डिपेंड करती है। आई बात समझ में? बेसिकली मेरे ऊपर एक लॉ सूट फाइल किया गया किसी ने, तो मेरी लायबिलिटी आ सकती है, आई नहीं है। वो डिपेंड करती है अगर वो केस मैं हार जाऊं तो। ठीक है, तो वो इवेंट क्या हो गया? कोर्ट केस। अगर मैं हार गया तो मेरी लायबिलिटी अभी अराइज नहीं हुई है, इसलिए मैं अपने फुट नोट में दिखा के चलूंगा कि यार देखो यार मेरे इन्वेस्टर्स, तुम्हें बता देता हूं मैं पहले कि मेरे ऊपर एक केस चल रहा है जिसकी लायबिलिटी हमारे ऊपर अराइज हो सकती है। तो वही बात करी कंटिंजेंट लायबिलिटी। फॉर इंस्टेंस ए क्लेम
of a very big sum pending in court of law against the enterprise should be brought to the notice of the users of the financial statement. ठीक है, अदरवाइज ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग हो सकती है, हमने अगर डिस्क्लोज नहीं किया, बट इसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं दिखा सकते, इसकी कोई जगह नहीं है वहां पे, बट फुटनोट तो है ना, तो नीचे दिखा देंगे बैलेंस शीट के। आई बात समझ में? फुल डिस्क्लोजर कहता है सब कुछ जो मटेरियल है हमें डिस्क्लोज करके चलना है। आई बात समझ में? हाँ जी, चलो सर समझ आ गई। नेक्स्ट कहता है मेरा मटेरियलिटी, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, मतलब हर वो मटेरियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करो, हर चीज को रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के एक्सेप्शंस भी हैं। क्या कहता है? This convention is an exception to the convention of full disclosure. ठीक है, according to this convention, items having an insignificant effect, बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं है, और being irrelevant to the user need not to be disclosed, जो यूजर के लिए irrelevant हो सकती है उसे डिस्क्लोज मत करो। ठीक है, ये अनइंपॉर्टेंट आइटम या तो हम छोड़ सकते हैं या फिर हम किसी चीज के साथ मर्ज करके इसको दिखा सकते हैं, मर्ज विद अदर आइटम, अदरवाइज अकाउंटिंग स्टेटमेंट विल बी ओवरबर्डन। ठीक है, ओवरबर्डन हो सकती है, सिर्फ मटेरियल ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करना। देखो यार, अब मेरे ऑफिस में रोज 10 रुपए की चाय पीता हूं मैं, वो मेरे लिए बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर मेरे ऑफिस एक्सपेंडिचर में मैं वो हर दिन की चाय को रिकॉर्ड कर दूं तो मेरा ऑफिस एक्सपेंडिचर तो एक मटेरियल ट्रांजेक्शन बन सकता है ना, तो मैं उसमें इसको दिखा सकता हूं, या तो मैं छोड़ सकता हूं या फिर मैं मर्ज कर सकता हूं। आई बात समझ में? हाँ जी सर, समझ आती है। अब बात करते हैं लास्ट कन्वेंशन की, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है, प्रूडेंस प्रिंसिपल भी बोलते हैं इसे, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। यार देखो, कंजर्वेटिव हम बोलते हैं ना कि हमारे पेरेंट्स बड़े कंजर्वेटिव है, हमें कुछ नहीं करने देते। यार हमारे पेरेंट्स, सुनना मेरी बात को, ये बहुत इजी है ये कहना कि हमारे पेरेंट्स बहुत कंजर्वेटिव हैं, बट नहीं यार, वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, वो हमारी चिंता करते हैं, इसलिए वो हमें सेफ देखना चाहते हैं। अगर आप देखो, बच्चे को चोट अगर लगती है तो सबसे ज्यादा इफेक्ट आता है हमारे पेरेंट्स पे, आता है नहीं आता? सो वही कंजर्वेटिज्म अकाउंट्स में भी यूज होता है। यार हम ये बोल रहे हैं कि हर वो एंटिसिपेटेड गेन जो हमें लगता है हो सकता है उसे इग्नोर कर दो, अभी रिकॉर्ड मत करो, बट हर एंटिसिपेटेड लॉस जो हमें पता है कि हो सकता है उसे बता दो। ठीक है, इसे बोलते हैं बीइंग प्ले सेफ, प्लेइंग सेफ। आई बात समझ में? हाँ जी सर, समझ आ जाती है। सिंपली जैसे पेरेंट्स वैसे ही बिजनेस दोनों सेम सेफ खेलना चाहते हैं, हमारे साथ सेफ रहना चाहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। क्यों? क्योंकि वो हो सकते हैं हमारे लिए, अगर हमने डिस्क्लोज नहीं किया तो कल को हमारे यूजर्स ये बोल देंगे यार आपने तो हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। बट यार देखो, ऐसा होता ना, बोला जाता ना कि यार जब तक बेनिफिट हो ना जाए किसी को बताओ मत, सबके आगे गाओ मत। ठीक है, क्या पता ना हुआ तो दुख होगा ना। तो कह रहा बट ऑल एंटिसिपेटेड और अनरियलाइज्ड गेन शुड बी इग्नोर्ड। इन अदर वर्ड्स कंजर्वेटिज्म या दिस पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ, इसे हम बोलते हैं पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ। प्रोविजन इज मेड फॉर ऑल नॉन लायबिलिटीज एंड लॉसेस इवन though द अमाउंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद सर्टेनिटी और एक्यूरेसी। चाहे हम एक्यूरेसी से या सर्टेनिटी से अमाउंट को डिफाइन नहीं कर सकते, फिर भी हमें रिकॉर्ड करके चलना है। आई बात समझ में? हाँ जी सर। चलिए बात करते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की, जो कि डिफरेंस बिटवीन कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशन। सिंपल 6-5 लीगल पॉइंट्स हैं, इसके जो 5 पॉइंट है हमारे डिफरेंशियल पॉइंट्स है वो क्या है? बेसिस, फर्स्ट लीगल पोजीशन, कह रहा है अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हैव लीगल एक्सेप्टेंस, इनकी लीगल एक्सेप्टेंस है तभी तो बोल रहे हैं ये यूनिफॉर्म है। ठीक है, एंड कन्वेंशन ये तो गाइडलाइंस है जो कि हम कस्टम्स या यूजेज या पर्सनल एग्रीमेंट्स के बेसिस पे या फिर जनरल एग्रीमेंट्स या फिर पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे बनाते हैं। आई बात समझ में? सेकेंड पॉइंट है हमारा रिकॉर्डिंग वर्सेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कह रहा है देखो, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स है ना, ये है बेसिक अजम्पशंस। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ विच, जिसके बेसिस पे हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, एंड अकाउंट को मेंटेन करते हैं। यहां पे मेंटेन अगर नहीं दिख रहा तो मैं लिखता हूं मेंटेन। ठीक है, अकाउंट को मेंटेन करते हैं। कह रहे अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर फॉलोड, इसे हम फॉलो करते हैं कब? जब हम पीएनएल अकाउंट या फिर बैलेंस शीट बना रहे हैं, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं। ठीक है, इसे यूज किया जाता है, इसके बेसिस पे रिकॉर्डिंग होती है। आई बात समझ में? हाँ जी सर, ये दोनों पॉइंट समझ आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, आइए समझते हैं। हमारे नेक्स्ट पॉइंट्स हैं सिग्निफिकेंस। फर्स्ट पॉइंट आता है नेक्स्ट में सिग्निफिकेंस। कह रहा है दीज आर यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, हमने तो ये पहले दिन से ही पढ़ा है। कह रहा है दीज आर यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स यूजुअली फॉलोड इन अकॉर्डेंस विद द ट्रांजैक्शन। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम? फॉलोड इन रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन। ओके, कह रहा दीज आर नॉट सो इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग कंसेप्ट, ये कोई अकाउंटिंग कंसेप्ट नहीं है एज जितने
ये हम कन्वेंशन की बात कर रहे हैं, ये उतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखते जितनी कंसेप्ट रखते हैं। दीज आर नॉट सो इंपॉर्टेंट एज अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। आई बात समझ? ओके सर। कह रहे रोल ऑफ पर्सनल, यहाँ पे कोई पर्सन की जजमेंट या बायसनेस का रोल नहीं है। देयर इज नो रोल ऑफ पर्सनल जजमेंट और इंडिविजुअल बायस, क्योंकि ये तो कंसेप्ट है, यूनिफॉर्मली फॉलो करने ही करने हैं। वहां पे आता है क्रूशियल रोल पर्सनल जजमेंट का। पर्सनल जजमेंट में प्ले ए क्रूशियल रोल इन अडॉप्टिंग द अकाउंटिंग कन्वेंशन, क्योंकि यार हम पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे तो कन्वेंशन बना रहे हैं। आई बात समझ में? हाँ जी। यूनिफॉर्म एडॉप्शन, ऑब्वियसली यार यहाँ पे तो यूनिफॉर्म एडॉप्शन है ही। कह रहा देयर इज यूनिफॉर्म एडॉप्शन ऑफ अकाउंटिंग कांसेप्ट्स इन डिफरेंट एंटरप्राइज, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। नो यूनिफॉर्मिटी इन द एडॉप्शन ऑफ अकाउंटिंग कन्वेंशन इन वेरियस एंटरप्राइज। सब अपने अपने एक्सपीरियंसेस, अपने अपने एग्रीमेंट्स के अकॉर्डिंग इनको यूज कर सकते हैं, किनको? कन्वेंशंस को। तो यहाँ पे हम आपसे चैप्टर 3 की पूर्ण विराम की अनुमति लेते हैं। सर इतनी हिंदी? हाँ जी, कभी कभी बोल लेनी चाहिए, हमारी मातृभाषा भी तो हिंदी है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 3 बिल्कुल खत्म हो जाता है, जहाँ पे हमने अपने अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को पढ़े, मेजर और अदर्स दोनों को देखा। उसके बाद हमने अपने तीनों कन्वेंशंस को देखा और कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशन में डिफरेंस की बात करी। आई बात समझ में? हाँ जी सर। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय।